केवल मंदिर निर्माण नहीं है, बल्कि राष्ट्र के ये पुनर्स्थापना है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। यह वही भावना थी जिसने राष्ट्र को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का कार्य किया है। साथियों, हम सब जानते हैं 1951 में भारत है। साथियों, सब देश दर्शन 2015 में श्री कृष्णा सर्किट में शामिल किया गया। इस सर्किट के तहत 48 कोस की भूमि में 134 स्थानों का पर्यटन स्थलों, महाभारत थीम पर आधारित ज्योतिष अनुभव केंद्र का लोकार्पण भी देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके कर्तव्यों से साथियों को यहाँ हुआ था। और सामाजिक संस्थाओं और युवाओं से मैं ये आग्रह करता हूँ कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को जन जन तक पहुँचाने का हम सब कार्य करें। हमारे गौरवशाली इतिहास का संदेश आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। धन्यवाद। और अब मंच पर आमंत्रित करते हैं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी को। आप मंच पर पधारें और रुपये 75 का स्मारक सिक्का माननीय प्रधानमंत्री जी को जारी करने हेतु प्रस्तुत करें। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को आज 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसीलिए भारत सरकार के टकसाल विभाग द्वारा निर्मित एक 75 रुपये का स्मारक सिक्का जो 40 ग्राम शुद्ध चांदी से बना है और ये सिक्का मंदिर की भव्य दिव्य सांस्कृतिक विरासत की याद युगों युगों तक दिलाता रहेगा। आज पूरा देश भगवान सोमनाथ पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर केवल मंदिर नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, भारत की आत्मा है और जो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहा है कि चाहे कितनी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल ना हो, फिर भी कठिन परिस्थितियों के अंदर भी किस तरीके से उसके लड़ते हुए हमें जीवन के अंदर खड़ा रहना चाहिए। सोमनाथ मंदिर ने अनेक आक्रमण झेलने का काम किया, बार बार उसको खंडित किया गया, लेकिन समय के साथ जो उस पर हमें पूरा अटूट विश्वास और आस्था भारतवासियों की थी, जिससे वो उसको फिर खड़ा करने का काम किया। और आज सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का 75 साल पूरे हुए हैं। इस पे पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और आज पूरा देश हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पर्व मना रहा है। और इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी, उनका उद्बोधन भी सुनने को मिला। पूरे देशवासियों में हर हेडक्वार्टर पे, जिला हेडक्वार्टर पे मनाया जा रहा है। और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का भी उद्बोधन सुनने को मिला और उन्होंने हमें एक संदेश देने का काम किया कि आज हमारी जो अपनी संस्कृति है, हमारा जो अपना सनातन धर्म है, उससे हमें जो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो एक प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा को लेकर के आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी इस देश को, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया देशवासियों से, कैसे देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि हमारी जो अपनी संस्कृति है, हमारे जो अपने संस्कार है, हमारा जो अपना सनातन है, उससे जो हमें शिक्षा जो हमें लेकर के और आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं उनको भी
हम उसके बारे में बता करके उनको शिक्षा दे करके अगर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जीवन का कल्याण होगा, देश आगे बढ़ेगा। नई टेक्निक के साथ साथ हमारी जो अपनी संस्कृति है उसको हम भूलने का काम ना करें। जब तक वो संस्कृति हमारे साथ नहीं होगी तो फिर हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आधुनिक टेक्निक, नई टेक्निक के साथ साथ अपनी जो प्राचीन सभ्यता है, संस्कृति है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीके से हमने अतीत के अंदर जो झेलने का काम किया है, अगर हम वो भूल जाते हैं तो कहीं न कहीं उसकी पुनरावृत्ति ना हो जाए। इसलिए हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी इस बात का ध्यान उसमें होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमने अतीत के अंदर झेला है और उसको उस संस्कृति से हम शिक्षा लेकर के आगे बढ़ने का काम हम करें। हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन दिया गया, कुछ अपीलें भी की गई लोगों से, खाने पीने का तेल, बिल्कुल निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर, क्योंकि आज जो वो कहते हैं वो देश की जो जनता है वो मानती है। और हमने देखा कि किस तरीके से हमारे इसी सभ्यता से, हमारे इसी संस्कृति से जो कठिन से कठिन परिस्थितियां आई पहले भी, चाहे कोरोना काल आया उसके अंदर भी आपदा में अवसर का नारा दे करके उससे पार पाने का काम किया। एक एक नहीं बल्कि दो दो वैक्सीन भी बनाने का काम किया, पूरे देशवासियों को देने का काम किया। वहीं जो और हमारे जो मित्र देश है उसके अंदर भी वो पहुंचाने का काम किया। ये हमारी संस्कृति की ताकत हमारे जो मिलती है, ये उदाहरण है। और इसीलिए आज जो हालात है पूरे विश्व के, उस हालात को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है आम जनता से, निश्चित रूप से चाहे वो तेल की बात हो, चाहे सोने की बात हो, उस पर हमें पालन करते हुए उसको फॉलो हमें करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में सर प्रचंड बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद चुनाव के बाद हालात वहाँ बिगड़े, किस तरह देखते हैं? नहीं, हालात सुधरे हैं, बिगड़े नहीं। मैं कहूँगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो एक कुशासन का अंत हुआ है, और मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा पश्चिम बंगाल की जनता का कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में विश्वास व्यक्त करते हुए, आस्था व्यक्त करते हुए जो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देने का काम किया, बल्कि 2/3 बहुमत देने का काम किया है। ये विकास का रास्ता खोलने का काम किया है। और हमने देखे कि घटनाएं पहले किस तरीके से होती थी। पश्चिम बंगाल के चुनाव की हम बात करें तो हमेशा वहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगे फसाद होते थे, बहुत जानें भी जाती थी। उस सब पे कंट्रोल करने का भी काम किया। हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जिस तरीके से केंद्रीय पुलिस बल वहाँ लगा करके लोगों के मन से डर को निकालने का काम किया और निडर होकर के उनको कहा कि अपनी आत्मा के आवाज़ पे जहाँ भी आप वोट देना चाहते हैं वोट करने का काम करें। शांतिपूर्ण मतदान कराने का काम भी किया है और पश्चिम बंगाल में विकास का रास्ता खोलने का काम किया। निकाय चुनाव में सर मतदान कल कंप्लीट हुआ है, किस तरह से उम्मीदें लगती? बहुत अच्छा मतदान हुआ है। जो रुझान और जो आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे पक्ष में जो है वो रिजल्ट आएंगे। युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? युवाओं से मैं यही कहूँगा कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर, आधुनिकता के अंदर हमें अपनी जड़ों से ज़रूर जुड़े रहना चाहिए। राज्य का जो हम जो पर्व मना रहे हैं वो हमें यही संदेश देता है। नंदवा जी, एक आखिरी सवाल है मेरा। कुलदीप बिश्नोई जी का एक मामला बड़ा सुर्खियों में है। हमारी बीजेपी के एक सांसद के द्वारा जो है बयानबाजी की जाती है, फिर मोहनलाल बडोली जी का एक बयान आता है, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, कोई सुर्खियों में नहीं है, हमारा इंटरनल मामला है। माननीय कुलदीप बिश्नोई जी भी पार्टी के वरिष्ठ नेता है और चौधरी भजनलाल जी की जहाँ तक बात है, उन्होंने इस देश पे लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। शहर में पेयजल और सड़कों की समस्या है काफ़ी। किस चीज़ की? सर, सड़कें और पेयजल की काफ़ी समस्या है, जगह जगह पर सड़कें। देखिए, पेयजल के लिए अनेक हमारे और नए प्रोजेक्ट हमने यहाँ मंजूर किए हैं, अमृत 2 के अंदर भी मंजूर किए हैं और वो हमारे अंडर प्रोसेस से चल रहे हैं। हमने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि गर्मियों के दिनों में भी पानी की किल्लत ना हो, इसके लिए चाहे ट्यूबवेल है, चाहे और दूसरी चीज़ें हैं, हमारे जो संसाधन है, जो वाटर टैंक बने हुए हैं, उनको भर करके रखें और पानी का जो है सही उपयोग करते हुए लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना आए। कर्मचारी हड़ताल पर हैं सर, सफाई कर्मचारी हैं, दमकल विभाग सरकार के संज्ञान में है, वो ULB डिपार्टमेंट है, माननीय विपुल गोयल जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भी संज्ञान में है।
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, आम लोग हों, कोई भी हो, उनकी बात को सुनने का काम करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करूंगा, किसी भी कोई भी अगर समस्या होती है तो उसका बातचीत से हल होता है, हड़ताल से नहीं। 30 मई को अनिल विज के घर का घेराव भी करेंगे बिजली बोर्ड कर्मचारी। चलो वो करेंगे, कोई भी उनकी समस्या होगी तो निश्चित रूप से मैंने पहले ही कह दिया कि ये सरकार है, सबकी सुनने का काम करती है और हर जायज़ मांग जो है वो मानती भी है। क्या होगा? हाँ बताओ, क्या पूछना चाहते हो? सेठिया आपके विभाग से संतुष्ट नहीं है, उनका कहना है कि आपके डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार खूब है। इस तरह का आरोप भी गोविंद कांडा भी लगा रहे हैं कि भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी खूब है हरियाणा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। कोई भी अगर चाहे वो काम करने वाली एजेंसी हो और चाहे कोई कर्मचारी अधिकारी हो, अगर कोई भी ऐसी शिकायत मिलती है या इन्वेस्टिगेशन अगर पाया जाता है, हम उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हैं। हमने पहले भी लिए हैं और हमने कार्रवाई भी करी है। किसी को आज की जो सरकार है वो आम लोगों की सरकार है, लोगों के लिए है, हर लोगों को सुविधाएं देने के लिए है, कि कोई चिंता करने की बात नहीं है।